Welcome students. Now this class is for the chapters of science cell, the fundamental unit of life, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। तो इस चैप्टर में टोटल का टोटल डिस्कशन सेल के ऊपर होगा। तो इसमें आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेल का जो खोज हुआ वो रॉबर्ट हुक के द्वारा, वो किसकी मदद से हुआ? तो एक कॉर्क लिया गया। कॉर्क किससे बना हुआ था? तो एक पेड़ की छाल, और वो छाल से वो उन्होंने देखा कि एक मधुमक्खी की हनी कॉम्ब की तरह एक कंपार्टमेंट का बहुत सारा गुच्छा बना हुआ है। ठीक है। अब वो कंपार्टमेंट सिमिलर टाइप का था, सिमिलर लुक में था। अब सिमिलर लुक में था तो उन्होंने एक कंपार्टमेंट को, मतलब उसी कंपार्टमेंट का नाम उन्होंने सेल रख दिया। सेल का मतलब ही होता है स्मॉल रूम, लिटिल रूम। तो फर्स्ट पॉइंट में, विद द हेल्प ऑफ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, रॉबर्ट हुक फाउंड दैट देयर वेयर मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क, एंड कॉर्क इज मेड अप ऑफ बार्क ऑफ ट्री, पेड़ के छाल से। इन 1665 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने देखा और सेल का खोज किया, और इन्होंने कंपार्टमेंट का नाम सेल रखा। अब सेल का मतलब क्या मैंने बताया? लिटिल रूम। अब यहाँ पे ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये इन्होंने एक ओनियन पिल को भी देखा, और ओनियन पिल पे भी बहुत सारा सिमिलर लुक में हर कंपार्टमेंट को देखा। इन्होंने एक ही चीज को हर जगह रिपीटेड देखा। अब इन्हीं एक कंपार्टमेंट को नाम रख दिया गया सेल। सेल मतलब लिटिल रूम। हर सेल किसी भी बॉडी के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। वहाँ कोई रिलेशन नहीं है कि प्याज या ओनियन आपका दिखने में कैसा है, चिपटा है या गोला है, लेकिन उसके सेल्स सिमिलर दिखेंगे, उसके सेल्स सिमिलर दिखेंगे। एक्चुअली सेल को वहां पे दे दिया गया बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब कि एक कोशिका ही काफ़ी है उस ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए, और जो मल्टीसेलुलर होते हैं उसमें बहुत सारे सेल्स को मिला करके एक कंप्लीट बॉडी बनती है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए यूनिसेलुलर में हम लोग अगर एग्जांपल ले लें तो अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये सारे हैं यूनिसेलुलर। पहला क्या मैंने बोला? क्लेमिडोमोनास, दूसरा पैरामीशियम, सेकेंड नेक्स्ट हो जाएगा बैक्टीरिया। ये सब क्या है? यूनिसेलुलर। अमीबा भी हो जाएगा। मल्टीसेलुलर में जितने भी आप एनिमल देखते हैं वो सारे मल्टीसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर का इतना एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सोचने वाला चीज़ है कि जो भी एक कोशिकीय जीव है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, यानी कि उसके ऑर्गेनेल्स ही, उसके जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स मिलेंगे वो अपने अलग अलग काम करेंगे, और वो भी कंप्लीट पार्ट्स ऑफ बॉडी के जैसा। और उसी तरह मल्टीसेलुलर में हर अंग का अपना अपना कोशिका अपने अपने कार्य करेंगे, और जैसे हाथ का अगर घूमना है तो घूमने के हिसाब से उसका काम अपना होगा, लेकिन हर सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स सेम काम करेंगे। लेकिन सेल्स जिस चीज़ को बनाएगा, जिस चीज़ का वो निर्माण करेगा, जैसे सेल से हाथ बना, सेल से पैर बना, तो पैर का अलग काम होगा,
हाथ का अलग अपना काम होगा। तो उसी तरह से जितने हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं अलग अलग काम होते हैं, उसी तरह कोशिका में भी ऑर्गेनेल्स होंगे, कोशिकांग जिन्हें कहेंगे। और हर एक कोशिकांग का अपना अपना कार्य होगा, यानी कि हर एक ऑर्गेनेल्स का अपना अपना काम होगा। और ये कोशिका अपने आप में विभाजित होकर के दूसरी कोशिका को बनाएंगे। ठीक है, वो रिप्रोडक्शन ऑफ सेल में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारी सेल्स हैं जो अपने आप को डिवाइड करते हैं। एक कोशिकीय है तो एक कोशिकीय में डिवाइड होंगे और वो दूसरे एक कोशिकीय को जन्म देंगे। लेकिन मल्टी सेलुलर में होगा क्या कि एक सेलुलर दूसरे सेल को जन्म दे करके उसी से एसोसिएट होकर जाएंगे। कुछ सेल्स के अंदर जो दूसरे सेल को प्रोड्यूस करेंगे उनमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होंगे, जैसे कि हम लोग जो खाते हैं एनर्जी के रूप में आउटपुट होता है और गार्बेज की तरह कुछ निकलते हैं। तो उसी तरह कोशिका में भी खाने आएंगे, एनर्जी क्रिएट होगा उसके अंदर और कुछ गार्बेज वैल्यू निकलेगा। तो सेल का अपना अपना कार्य एक निश्चित तौर तरीके से होकर गुजरता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर बदलता है, जैसे अमीबा में। लेकिन कुछ सेल अपना आकार निश्चित रखती है, जैसे न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल कभी भी आकार को बदलते नहीं है, लेकिन अमीबा बदल सकता है। ठीक है, उसी तरह से और भी बहुत सारा है कि जितने भी मल्टी सेलुलर हैं वो अपना वर्क को डिवाइड करते हैं। और वर्क को डिवाइड करते हैं तो वो जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे, मैंने पहले ही बताया, ऑर्गेनेल्स अपना अपना कार्य करेंगे। यानी कि जिस तरह से हम लोग का जो श्रम विभाजन होता है, लेबर डिवीजन होता है, हाथ का काम है किसी चीज़ को उठाना, पैर का काम है घूमना, उसी तरह से सेल्स में भी ऑर्गेनेल्स होंगे, अपना अपना काम करेंगे। कोई डाइजेस्ट करेगा, कोई एनर्जी क्रिएट करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, कोई है कि सेल को कैसे ख़त्म करना है उसके लिए इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे भी देखेंगे कि बहुत सारे चीज़ का, जैसे अपशिष्ट पदार्थ, गार्बेज सब्सटेंस को कैसे निकालना है, वो सब सेल में कैसे होता है। तो ये सब भी चीज़ को देखना है। सेल के टिपिकली हम लोग 3 पार्ट्स देखेंगे। जो स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनेल्स, यानी कि कोशिकांग। तो हम लोग ऑर्गेनेल्स में मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इसका मतलब केंद्रक, यही 3 कंपोनेंट को देखेंगे। मतलब इन्हीं 3 गुण के कारण कोई भी सेल सेल कहलाएगा। ठीक है, इन्हीं 3 गुण के कारण। इसी से सेल में बहुत सारा चीज़ का गिव एंड टेक रूल फॉलो होता है, किसी भी चीज़ का, खाना का, ऊर्जा का, वगैरह वगैरह। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये जो प्लाज्मा है ये एक झिल्ली टाइप का स्ट्रक्चर होता है। झिल्ली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका एक और नाम है जो कि प्याज की झिल्ली में भी होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन केवल इसको कहेंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो झिल्ली वगैरह में होता है, कुछ पत्तियों में भी होता है, जहाँ पे ऑस्मोसिस का केस आता है। तो हम लोग इसको अभी टिपिकली परमिएबल मेम्ब्रेन के ही नाम से जानेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। परमिएबल मेम्ब्रेन कहते किसको हैं कि यह प्लाज्मा जो है ये एक्सटर्नल एक बॉर्डर है, एक्सटर्नल कवर किया हुआ है, यही सेल को शेप देता है। तो ये क्या करता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इसको अलग करता है सेल को। अब इसमें होता क्या है कि ये कुछ सब्सटेंस को अपने अंदर और कुछ सब्सटेंस को अपने बाहर अलाउ करता है आने जाने का। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी दूसरे सब्सटेंस है इसमें डिस्प्लेसमेंट का जो अलाउ करना या अलाउ नहीं करना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही काम है। ठीक है,
अगर देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है, इसको लेना है और इसको छोड़ना है। तो लेने का काम और देने का काम, छोड़ने का काम, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये किसके कारण होगा? ये एक प्रोसेस होता है जिसके चलते ये अलाउ करता है, उसको कहते हैं डिफ्यूजन, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। हिंदी में इसको विसरण कहते हैं। विसरण एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर का कंसंट्रेशन है और इसी जगह पे यहाँ पे कम वाटर का कंसंट्रेशन है। वाटर का कंसंट्रेशन है तो यहाँ से क्या होगा कि ये वाटर इसको फिल करना चाहेगा और ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर वाटर मूव कर रहा है तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है। तो जितना भी सेल्स में अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ सब्सटेंस अंदर जाते हैं या बाहर जाते हैं तो वो डिफ्यूजन के ही कारण, ठीक है। बिना डिफ्यूजन वो पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो गार्बेज सब्सटेंस हो या यूजफुल सब्सटेंस ऑक्सीजन हो। कार्बन डाइऑक्साइड निकालना हो तो वो अलाउ करता है और ऑक्सीजन लेना हो तो भी वो अलाउ करता है। दूसरा चीज, आखिर ये होता कैसे है? जैसे अगर CO2 की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन सेल में अगर CO2 बढ़ गया तो इसको बाहर निकालना आवश्यक होगा, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ लो है बाहर, इसका मतलब कि ये निकालना चाहेगा तो ये निकालने का काम मेम्ब्रेन का ही होगा डिफ्यूजन से। अब मान लीजिए कि ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है क्योंकि अब तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, अब ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है तो इसका काम है लेने का। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो यहाँ भी डिफ्यूजन अकर करेगा। तो इस तरह से विसरण या डिफ्यूजन के कारण कोई भी सेल अपना सब्सटेंस को गिव एंड टेक कर सकता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें कोई भी सब्सटेंस इस डिफ्यूजन के कारण आता जाता है, उसी तरह से वाटर जब अगर आना जाना करे तो उसको हम लोग डिफ्यूजन का ही वो दूसरा नाम है ऑस्मोसिस। वाटर के केस में ऑस्मोसिस फॉर वाटर, ठीक है। डिफ्यूजन दूसरे सब्सटेंस के लिए और ऑस्मोसिस वाटर के लिए। इसमें होगा क्या, जैसे कि अगर बॉडी में एक सेल को हम लोग कंसीडर करते हैं और यहाँ पे जो हम लोग का सॉल्यूशन दिया हुआ है वाटर के साथ थोड़ा सा सॉल्ट या शक्कर घुला हुआ है, यानी कि इसमें हाई कंसंट्रेशन किसका है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वाटर जाना चाहेगा, यानी कि सेल का जो मेम्ब्रेन है वो अलाउ करेगा वाटर के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। तो इस तरीके से अगर हो रहा है ऑस्मोसिस तो इस सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे हाइपोटोनिक। क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर जब ये वाटर को मेंटेन कर लेगा, यानी कि वाटर का मात्रा बाहर भी वही है और अंदर भी वही है, तो उस केस में वैसे सॉल्यूशन को
उस केस में क्या मैंने कहा कि जब नमक का मात्रा कम और वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उस केस में हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अल्प परासरण विलयन। और इसी में अगर हम लोग, चलिए दूसरा हम लोग फिगर लेते हैं। अगर इसी तरह का सॉल्यूशन हम लोग ऐसा लें कि सेल में उतना ही वाटर है जितना बाहर है, मतलब ये सेटिस्फाइड है, तो सेटिस्फाइड है यानी कि वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे एकदम इक्वली है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि सम परासारी विलयन। ठीक है। इसी तरह से अगर एक सॉल्यूशन लें जिसमें कि जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर कम और इसमें नमक या शक्कर ज़्यादा हो, यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन वाटर का लो है, बाहर जो है कंसंट्रेशन लो है वाटर का लेकिन सॉल्ट का ज़्यादा है। ठीक है। तो अंदर पानी का संख्या ज़्यादा है यानी कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये वाटर को रिलीज करना चाहेगा। वाटर को रिलीज करना चाहेगा यानी कि सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है, यानी कि ऑस्मोसिस हो रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है। पहले वाले केस में है कि H2O ज़्यादा है सॉल्ट से, और दूसरे वाले में है H2O इक्वल टू है सॉल्ट। यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सेल के अंदर का सॉल्यूशन को लिखेंगे, या इक्वल टू भी अभी ले सकते हैं फिलहाल के लिए। इसके बाद H2O लेस देन सॉल्ट। तो इन तीनों केस में अलग अलग सॉल्यूशन का अलग अलग नाम है। पहला हाइपोटोनिक, दूसरा आइसोटोनिक और तीसरा हाइपरटोनिक। अब होता क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। जब वाटर अंदर जा रहा है सेल में तो ये स्वेल करेगा, फूलेगा, और यहाँ पे कोई भी गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पे कोई भी शेप में चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है तो अंदर जो फूला हुआ है वो धीरे धीरे सिकुड़ना स्टार्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो इस तरह से सेल का गार्बेज जो सब्सटेंस है निकलना और यूजफुल सब्सटेंस आना उसके अंदर किसके द्वारा तय किया जाता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस के द्वारा तय किया जाता है। तो सेल के अंदर डिफ्यूजन बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। तो आई थिंक कि ये यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लचीला स्ट्रक्चर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड मेड अप ऑफ कार्बनिक मॉलिक्यूल्स लाइक लाइपिड एंड प्रोटीन्स। ये लाइपिड प्रोटीन से बना होता है और ये अलाउ करता है फूड को या अदर इसेंशियल सब्सटेंस को एकोमोडेट करने का, गेन करने का। तो इस प्रोसेस को इट अलाउज द गेन ऑफ फूड एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ये गिव एंड टेक जो करता है, उसमें से जो यूजफुल सब्सटेंस है लाइक फूड और अदर एसेंशियल सब्सटेंस, उसको लेने का यानी कि ग्रहण करने का जो प्रोसेस है उसको एंडोसाइटोसिस कहेंगे। तो आई थिंक कि यहाँ तक कि क्लियर है। अब हम लोग आगे भी देखेंगे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं लाइक सेल वॉल्स, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एटसेट्रा।
तो सेल का स्ट्रक्चर जहाँ तक दिख रहा है, हम लोग प्लांट सेल को ले रहे हैं ताकि प्लांट सेल में सारा चीज़ एक साथ आ जाए, जिसमें कि हम लोग पहला चीज़ देख रहे हैं कि इस सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो लाइन है यानी कि आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर छोटा छोटा जो बिंदु है वो है स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसी तरह से ये जो लंबा लंबा लाइन जो घेरे हुए है न्यूक्लियस के चारों ओर वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसके बाद है ये जो लंबा सा एक स्ट्रक्चर होता है, एक चिकना युक्त होता है इसका स्ट्रक्चर, ये गोल्जी अपरेटस होता है। इसके बाद ये जो चरखुट और स्क्वायर टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर का होता है, इसके कारण इसमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पेड़ का पत्ती हरा कलर का होता है। और साइटोप्लाज्म आप लोग जानते हैं कि ये ऑर्गेनेल्स जिस लिक्विड में होते हैं वो लिक्विड सेल के लिए साइटोप्लाज्म होते हैं। साइटोप्लाज्म के कारण ही सारा ऑर्गेनेल्स फंक्शन करता है। उसके बाद न्यूक्लियस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होता है जो कि न्यूक्लियर इन्वेलप कहलाता है। मेम्ब्रेन के पहले का ये स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर इन्वेलप, उसके बाद ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर एक और सेंटर होता है, उसका नाम है न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियस के चारों ओर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो राइबोसोम से फिल्ड अप होता है, वो उसके साथ ही होता है। साथ में हम लोग देखेंगे कि सेंटर यानी कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के साथ साथ क्रोमेटिन होता है जो कि ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, न्यूक्लियर के अंदर जो लिक्विड होता है वो उसके साथ अंदर क्रोमेटिन भी मौजूद होता है। क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम का ही दूसरा नाम है। एक्चुअली जब वो डिवीजन नहीं हो रहा होता है सेल का तो वो क्रोमेटिन फॉर्म में होता है, जब डिवीजन हो रहा होता है तो वो डीएनए फॉर्म और प्रोटीन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग फंक्शन बाद में पढ़ेंगे इसको डिटेल से, लेकिन अभी हम लोग एक फिगर को ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या क्या होता है। तो हम लोग के पास इतना सारा चीज़ ऑर्गेनेल्स आ रहा है, इसको हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ आता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ये जो होता है ये आपका प्लांट सेल में होता है। तो ये मेनली सेलुलोज का बना होता है। अब सेलुलोज क्या है, तो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि रिजिडिटी या स्ट्रेंथ से कहिए वो प्लांट को प्रोवाइड करवाता है। अब इसमें होता क्या है कि लॉस ऑफ वाटर, डिफ्यूजन के कारण जो लॉस ऑफ वाटर होता है उसके कारण वो श्रिंकेज प्रोवाइड करवाता है सेल मेम्ब्रेन में। डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस कहिए, जो वाटर है तो वाटर के लिए तो ऑस्मोसिस यूज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है लॉस ऑफ वाटर, ये इसका नाम है प्लाज्मोलाइसिस। क्या नाम है? प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन। इसके बाद है ये प्रोवाइड करता है क्या, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बहुत सारा है, जैसे हम लोग कुल्हाड़ी चला लेते हैं पेड़ पर या पत्थर वगैरह चलाते हैं तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है ये कोशिका भित्ति। ये बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी अलग करता है और दूसरा चीज़ है कि प्रोटेक्शन भी देता है। प्रोवाइड प्रेशर एंड टॉलरेंस पावर इन प्लांट। ये दाब अंदर से बाहर की ओर, बाहर से भी अंदर की ओर, और टॉलरेंस सहन शक्ति भी प्रोवाइड करता है। तो कोशिका भित्ति का बहुत ही अहम रोल है इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन दिलाने के लिए प्लांट को। अब हम लोग अगर बात करें तो ये चीज़ एनिमल सेल में भी आता है और प्लांट सेल में भी आता है, इसलिए हम लोग प्लांट सेल को डिस्कस कर रहे हैं ताकि सारा पॉइंट डिस्कस हो जाए। तो न्यूक्लियस को देखने के लिए हम लोग आयोडीन का सॉल्यूशन लेते हैं या सेफ्रानिन का। क्वेश्चन भी आता है इसमें आपका लेबोरेटरी से रिलेटेड करके कि कौन से सॉल्यूशन से हम लोग न्यूक्लियस देख पाते हैं, तो उसके इसके लिए ठीक है 1 लाइनर क्वेश्चन। मेथिलीन ब्लू भी यूज करते हैं।
तो 3 सॉल्यूशन हमारे सामने हैं, आयोडीन सॉल्यूशन और सेफ्रानिन और मेथिलीन ब्लू। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है और ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो डबल लेयर्ड। ये जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो उसमें यूज हो रहे क्रोमोसोम्स को वो कैरी करता है। ये रोड शेप का स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम्स एक रोड टाइप का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक है। क्रोमोसोम्स एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स का कैरी करता है। क्रोमोसोम्स जनरली 2 चीज़ से बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन जो रखता है वो डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रखता है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में डाटा टाइप का कुछ इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन जो सिग्नलाइज होता है वो डीएनए फॉर्म में बस। डीएनए एक फंक्शनल यूनिट है, डीएनए का एक फंक्शनल यूनिट है जिसका नाम होता है जीन। जीन हम लोग डीएनए का फंक्शनल यूनिट को कहते हैं। वो करता क्या है कि ये सेल क्रिएशन और उसके कंपोजिशन का इंफॉर्मेशन को रखता है। डीएनए कहाँ मिलता है? क्रोमेटिन फॉर्म में। क्रोमेटिन फॉर्म में कब होता है? जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता तो इनिशियली क्रोमेटिन कहलाता है, वही क्रोमेटिन एक्टिव होकर के डीएनए कहलाता है सेल डिवीजन के समय। क्रोमेटिन्स आर थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, जाहिर सी बात है थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, और राइबोसोम रोड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये क्रोमेटिन करता क्या है? दिस डायरेक्ट्स द केमिकल रिएक्शन और एक्टिविटीज इन सेल फॉर मैच्योरिटी। मैच्योर हो रहे हैं तो वो कौन इंफॉर्मेशन देगा, कौन केमिकली डायरेक्ट करेगा? तो क्रोमेटिन यानी कि डीएनए हमारा, ठीक है। इसके बाद सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आपका कैसा है? प्लांट टाइप सेल है। डज नॉट कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्यों? बट क्रोमेटिन्स आर फाउंड। इसमें कह रहा है कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है, लेकिन एक न्यूक्लियस नाम पे उसके पास क्रोमेटिन्स होते जरूर हैं। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पष्ट नहीं दिखाई दे और पुअरली वो दिखाई दे तो वैसे सेल को, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स। और जिस जगह पे वो दिखता है यानी पुअरली डिफाइंड है, क्रोमेटिन्स केवल दिखता है, तो वैसे जगह को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड्स। क्या? न्यूक्लियोइड्स। और वैसे न्यूक्लियोइड्स वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे प्रोकैरियोट्स, जिसमें न्यूक्लियस विथ नो मेम्ब्रेन, और यूकैरियोट्स कहेंगे न्यूक्लियस विथ मेम्ब्रेन। तो अभी तक के केस में हम लोग यही देख पाए हैं कि प्रोकैरियोट्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो और यूकैरियोट्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सहित न्यूक्लियस हो। अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ अगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि और कुछ भी, जैसे हम ये बोल रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में केवल मेम्ब्रेन ही नहीं होता है, मेम्ब्रेन ही नहीं और भी बहुत कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं उसमें, तभी वो प्रोकैरियोट्स कहला रहा है, ठीक है। तो सेल का डेफिनेशन हो गया, सेल का ऑर्गेनेल्स अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। प्रोकैरियोटिक स्मॉल होता है साइज में और यूकैरियोटिक 5 से 10 माइक्रोमीटर में बड़ा होता है। ये 1 से 10 माइक्रोमीटर और ये 5 से 100 माइक्रोमीटर जाता है साइज इसका। नेक्स्ट है न्यूक्लियस पुअरली डिफाइंड होता है और ये इसमें जो केवल मिलता है ओनली क्रोमेटिन मिलता है, जिसके कारण इसको न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। इस प्लेस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड्स, न्यूक्लियस नहीं कहेंगे। न्यूक्लियस कब कहेंगे? जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ वो स्पष्ट दिखाई दे, वेल डिफाइंड हो, तब उसको न्यूक्लियस कहेंगे। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स एक में होता है प्रोकैरियोट्स में
और यूकैरियोट्स में मोर देन 1 मिलेंगे। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स विथ मेम्ब्रेन अब्सेंट होंगे। जितना भी मेम्ब्रेन वाला चीज होगा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन वाला अब्सेंट होंगे प्रोकैरियोट्स में, और इसमें यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे। मेरा मानना है, अगर आपको याद करना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ। प्रोकैरियोट्स पी, यूकैरियोट्स मान लेते हैं यू, ठीक है। तो पी मतलब प्रेजेंट, यू मतलब अब्सेंट। अब्सेंट में प्रेजेंट आपको मानना है, अब प्रेजेंट में अब्सेंट आपको मानना है, और इसमें प्रेजेंट। तो क्या होगा, यूकैरियोट्स में सारा चीज प्रेजेंट होता है। अब प्रोकैरियोट्स में पी, प्रोकैरियोट्स में सारा अब्सेंट होता है। सारा नहीं मतलब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स विथ मेम्ब्रेन वाला चीज सारा का सारा अब्सेंट होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग का जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट्स में आएगा, वो प्लांट टाइप सेल होता है, उसमें सेल वॉल भी होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होकर के न्यूक्लियोइड्स होंगे उसमें। तो आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 70 देख लीजिएगा, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल दिया हुआ है, बैक्टीरिया का है डायग्राम, जिसमें कि आपको न्यूक्लियोइड से दिया हुआ राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। तो आई थिंक कि अभी तक का जितना भी डिस्कशन है वो आपको क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में फ्री हैं, टाइप कीजिए क्वेश्चन और पूछिए डाउट। थैंक यू।